हेलो बच्चों, आज हम वैधता यानी औचित्यपूर्णता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, है ना। देखिए, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता वैधता पर ही निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वैधता का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र शासन जन सहमति पर आधारित होता है। अतः भय एवं आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वैधता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति और सत्ता के बीच मधुर संबंधों की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है कि सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक वैधता की स्थिति प्राप्त की जाए। अतः राजनीतिक व्यवस्थाएं सदैव वैधता की तलाश में रहती हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वैधता का अर्थ और परिभाषा क्या है। देखो, वैधता यानी लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है और मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास कहा जाने लगा। आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में इसे लॉफुल अथवा वैधानिक कहा गया। सर्वप्रथम रोमन दार्शनिक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया। आगे चलकर इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत या न्यायाधीशों के लिए किया गया। आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियों, संवैधानिक नियमों एवं सुव्यवस्था के तत्वों के लिए ग्रहण किया जाने लगा, है ना। ठीक है, यानी इस शब्द की उत्पत्ति लेजिटिमस से हुई और बाद में इसे अंग्रेजी भाषा में लॉफुल अथवा वैधानिक कहा जाने लगा। और रोमन दार्शनिक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया, है ना। और बाद में इसका प्रयोग प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत क्रियाविधियों और संवैधानिक नियमों के लिए किया जाने लगा। ठीक है, ये हुआ इसकी शब्द व्युत्पत्ति। देखिए, वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि शासन पर आरूढ़ की शासन रूढ़ की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है ना। वैधता की जो कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जिसमें कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। एसएम लिपसेट के अनुसार वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित हैं, है ना। तो जीन ब्लोंडल के अनुसार वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही औचित्य होगा। तो वैधताओं की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था के लोगों को ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उसकी वैधता में कमी हो जाती है और ऐसी सरकार या व्यवस्था लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाती है। सहमति का विचार औचित्यपूर्ण या वैध शासन का सार है। शक्ति के प्रयोग से शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या सरकार को वैधता प्रदान कर सकती है। दूसरे शब्दों में, लोगों की यह स्वीकृति या सहमति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित और समीचीन है। यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुरूप है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं वैध रूप से पूरी की जाती हैं। यदि भय, दबाव या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, वैधता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई स्वीकृति नहीं, अपितु उनके विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति है।
है ना। तो अब हम देखते हैं कि वैधता की अवधारणा का जो है विकास किस तरह से हुआ, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, है ना। पहला, वैधता की जो अवधारणा है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कोई नवीन और मौलिक खोज नहीं है, अपितु इसके बीज हमें प्राचीन राजनीतिक चिंतकों के विचारों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। यूनानी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने न्याय के विचार के अंतर्गत वैधता की अवधारणा का समावेश किया। प्लेटो का न्याय नैतिकता का सिद्धांत है जिसकी नींव पर आदर्श राज्य का भवन खड़ा किया जाता है। अरस्तु ने जिस कानून के शासन की आवश्यकता प्रतिपादित की उसकी आधार कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। अरस्तु शासन की वैधता को निर्धारित करने के लिए इस मत का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु कानून होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महान और बुद्धिमान क्यों न हो। अरस्तु ने अपने कानून के शासन से संबंधित सिद्धांत में यह बताया कि राज्य का औचित्य व्यक्ति इसलिए स्वीकार करता है कि उसे कानून का शासन है, और कानून के शासन का महत्व इस बात में है कि वह व्यक्ति में सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों का निष्कासन करता है। रोमन विचारक सिसरो ने वैधता की अवधारणा के विकास में बहुत योगदान दिया। वह कहता है कि श्रेष्ठ गणतंत्र कानून के बंधन से बंधा है, जबकि निकृष्ट राज्य में कानून का अभाव होता है। शासन की वैधता तो अति आवश्यक, यह कथन शासन की वैधता की आवश्यकता तो प्रतिपादित करता ही है। एक स्थान पर वह लिखता है कि कानून के अंतर्गत एक समाज होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज अन्य कुछ नहीं है। मध्य युग में एक्विनास के विचारों में वैधता की अवधारणा के दर्शन होते हैं। उसकी यह मान्यता थी कि शासन को असीमित रूप से शासन के अधिकार प्राप्त नहीं है, यह उसे सशर्त उपलब्ध होता है। इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। राज सत्ता शासन को अमानत स्वरूप उपलब्ध हुई है और उससे यह अपेक्षा है कि इस अमानत का वह समुचित ढंग से लोक कल्याण के लिए प्रयोग करे। समझौतावादी विचारकों हॉब्स, लॉक्स तथा रूसो ने समझौते एवं सहमति के रूप में वैधता की अवधारणा का स्पष्टीकरण किया। लॉक का सामाजिक सिद्धांत समझौता का सिद्धांत सहमति पर आधारित है। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। लॉक का वैधानिक राज्य की अवधारणा प्रतिपादित करता है जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हैं। रूसो के चिंतन का सार था प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाली जनता के सेवक मात्र है। जनवाणी देववाणी है। शासन का आधार जनता की सहमति है। रूसो के विचारों का यही सार है कि वैधता की अवधारणा के विकास में आगे चलकर मील का पत्थर बना। आधुनिक युग में टी.एच. ग्रीन के इस कथन में कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, वैधता की अवधारणा का संकेत मिलता है। मैक्स वेबर ने वैधता की अवधारणा प्रतिपादित करते हुए इस संबंध में सत्ता से जोड़ा है और उसके अनुसार वैधता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति उत्पन्न करती है। उसने सत्ता के 3 रूप बताए: परंपरागत, करिश्मावादी और बौद्धिक या कानूनी सत्ता। राजतंत्र में परंपरागत सत्ता का उदाहरण मिलता है। करिश्मावादी सत्ता के तहत आदेशों के पालन में पद धारक के व्यक्तित्व का आधार अधिक रहता है। अधीनस्थ किसी आदेश का पालन इसलिए करते हैं कि वह उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों से संबंध है तथा औचित्यपूर्ण है, तो उस प्रकार की सत्ता को बौद्धिक या कानूनी सत्ता कहा जाता है। यह सत्ता कानूनी संरचना के अंतर्गत स्थापित पद के कारण होती है। तो इस प्रकार हमने जो मैक्स वेबर द्वारा सत्ता का यह वर्गीकरण जो है मूलतः वैधता का जो है आधार पर ही किया गया है। तो इस प्रकार हमने वैधता का जो है ऐतिहासिक विकास क्रम देखा कि किस तरह से वैधता जो है प्राचीन काल से ही शासन का आधार रही है। अब इन सब बातों के आधार पर हम वैधता की जो
विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो वैधता की जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये है, सबसे पहले विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित है ना। वैधता विशेष वर्ग के व्यक्तियों की सहमति पर आधारित न होकर विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा है। कई बार निर्वाचनों के माध्यम से विशाल जन समुदाय की सहमति की भी अभिव्यक्ति होती है ना। दूसरा है शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा है, यानी सत्ता का मुख्य आधार वैधता है। वैधता से आच्छादित शक्ति ही सत्ता कहलाती है। किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तब तक ही प्राप्त होती है जब उसमें आम जनता की दृष्टि से वैधता को प्राप्त कर लिया हो। शक्ति या सत्ता में जब तक सहमति का आधार नहीं होगा उसे वैध नहीं माना जा सकता। तीसरा, वैधता लोगों के मूल्य विश्वासों पर आधारित अवधारणा है। किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को किस सीमा तक वैध समझते हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों के सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक सहमति प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समूचे देश में आपातकाल की घोषणा करके जो है भारत में जो आपातकाल लागू हुआ तो वह जो है लोकतंत्र और समानता के मूल्यों के प्रतिकूल था। तो इस प्रकार वैधता की अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की यह क्षमता में शामिल है कि इससे लोगों में इस विश्वास को उत्पन्न करें और बनाए रखें, और यह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण है। राजनीतिक शक्ति के धारकों के बारे में जनता की यह भावना कि वे इस शक्ति को उनके भले के लिए प्रयुक्त करते हैं पर उसमें जनता की आस्था है, इसकी वैधता की कसौटी होती है। राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं का प्रयास रहता है कि समाज में विद्यमान विभिन्न संघर्षों के समाधान के लिए सरकारी शक्ति का प्रयोग किए जाने पर उसका आधार यथासंभव हिंसा, दमन अथवा दंड का भय न होकर यह विश्वास हो कि यह सब जनता के हित के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। अतः शासकों में जनता का सहज विश्वास ही राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यपूर्णता प्रदान करता है। यही कारण है कि हर राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक शक्ति के धारक इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि जनता की आस्था उसमें बनी रहे। तानाशाही व्यवस्थाओं में भी सैनिक शासकों के द्वारा भी चुनाव कराना, विधायिका और न्यायपालिका को बनाए रखना इत्यादि सब राजनीतिक शक्ति की वैधता को प्रस्थापित करने के लिए ही किया जाता है। तो इस प्रकार जो है वैधता का मुख्य आधार जनसहमति है, और वैधता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप संबंध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। हर राजनीतिक व्यवस्था का प्रयास रहता है कि वह वैधता से परिपूर्ण रहे, जनता उसकी सत्ता को स्वीकार करे, उसके आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन करे, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था वैधता के आधार पर ही सुव्यवस्थित और स्थिर रह सकती है। धन्यवाद।